तो सबसे पहले तो सर ये बताओ, सबसे खतरनाक रूमर जो आपने अपने बारे में सुना हो, रीसेंट हो, कुछ ऐसा जो मज़ा आए हमें भी सुन के? इसको पास करना चाहता हूँ, वो र्यूमर इतना वियर्ड है कि मेरा मन नहीं कर रहा कैमरा पे बोलने के लिए। पर फिर भी र्यूमर्स बहुत सारे हो रहे हैं। मेरे को ये पता है कि मेरी बहुत सारी शादियाँ हो रखी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं अलग-अलग, कोई किसी के साथ जुड़ता है, कोई किसी के साथ जुड़ता है, कोई एज बता देता है, कोई हाइट बताता है, कोई बताता है हेलीकॉप्टर है मेरे पास, कोई बोलता है मैं ओला कैब पे है घूम रहा क्या? हूँ। हमें भेज देते सर लेने, हम जल्दी पहुँच जाते हैं यहाँ तो पे। सब अलग-अलग चीज़ें चलती रहती हैं। दैट्स ऑलराइट, नथिंग टू वरी अबाउट इट। एक बार महेंद्र सिंह धोनी की मूवी देखी थी और उसमें उसकी गर्लफ्रेंड को मीडिया घेर लेती है और वो बहुत रो पड़ती है, बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो धोनी ने एक बात बोली कि जब वो इतना रो रही थी, चिल्ला रही थी धोनी के ऊपर, तो बोली, "इग्नोर करना सीखो।" धोनी बोले, "इग्नोर करना सीखो, जैसे मैं करता हूँ।" तो वो मुझे बात बहुत छू गई, "इग्नोर करना सीखो, जैसे मैं करता हूँ।" तो फिर मैंने देखा कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी पसंद की नहीं होंगी। इग्नोर करना सीखो। आपके अच्छे लोग, आपके ख़ास लोग, जो आपसे आपके सामने आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पीछे से चाय की टपरी पे जाके आपको गाली भी दे रहे होंगे। आपको पता होगा इसने आपको गाली दी, आपको मालूम होगा इसने आपके बारे में बुरा बोला। फिर जब वो मिले तो उससे उतने ही उत्साह से मिले कि उसको पता भी ना चले कि आपको सब कुछ पता है। तो इग्नोर करना सीखो, जैसे मैं करता हूँ। जैसे आपको पता चले कि यार ये आदमी आपके बहुत खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और उसके बाद भी आप उससे उतने ही उत्साह से मिल सको, तब आप दमदार आदमी बन गए हो। इग्नोर करना सीखो, जैसे मैं करता हूँ। इस पूरे क्वेश्चन का एक ही आंसर है, सेंट्रल मैसेज है, इग्नोर करना सीखो जैसे मैं करता हूँ। इग्नोर करना सीखो जैसे ये, इसको अपना इतना अंदर डाल लिया कि लाइफ में कितने भी लोग तंग करें आपको, आपको जब इग्नोर करने का प्रैक्टिस आ जाए ना, जैसे मैं करता हूँ, वो बात इतना छू गई, बहुत आगे बढ़ा देगी आपको। क्या आपकी नेगेटिव आस-पास का ऑरा खत्म, किल कर दिया आपने पूरा। आपने ताकत ही नहीं दी किसी को आपको तंग करने की। क्यों? इग्नोर करना सीखो जैसे मैं करता हूँ। व्हाट अ ग्रेट सेंट्रल मैसेज। बट किसी लेवल पे जाके इम्पैक्ट तो करता होगा ना आपको भी? करेगा इम्पैक्ट तब जब इग्नोर नहीं करोगे आप, है ना? देखो पता है क्या है, रिटेंशन उस पे होता है जिस पे अटेंशन होता है। बात वही याद रह जाती है। रिटेंशन मतलब दिमाग में बात छप गई, अटेंशन जहाँ पे होगा वहाँ रिटेंशन होगा। अटेंशन गोल स्टेटमेंट पे तो बाकी चीज़ों का रिटेंशन होगा ही नहीं, रिटेंशन अटेंशन पे होगा। और रिटेंशन क्या होना चाहिए? गोल स्टेटमेंट पे होना चाहिए। करना क्या है? P0 क्या है? हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है इस समय? सबसे बड़ा फोकस क्या है ना? आपको डू, डेलीगेट, डेफर इसका फ़र्क पता होना चाहिए। क्या करूँगा? क्या किसी और से कराऊँगा? क्या हटा दूँगा? 4 चीज़ें हो गई। डू, ये मेरे को ही करना है, इस पे जान लगा दूँगा। डेलीगेट, ये अपनी टीम से करा सकता हूँ मैं। डेफर, इसको बाद में करेंगे, है ना? और डिलीट, इसे करना ही नहीं है। जब इन 4 चीज़ों का फ़र्क आ गया ना, तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी। फिर से बता देता हूँ, डू, ये तो मुझे करना ही करना है, ये मैं करूँगा। एमसीडी, मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन है मेरा इसके ऊपर। एमसीडी, ये दिल्ली की एमसीडी नहीं है, आम आदमी पार्टी वाली, झगड़े वाली नहीं है। हुँ। ये मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन, इतना तो करूँगा ही करूँगा, करूँगा ही करूँगा, करूँगा ही करूँगा। तो वो आपका डू। सेकंड है, ये मेरा 70-80% लेवल की क्वालिटी भी मेरी टीम कर सकती है, वो टीम से कराऊँगा, वो मैं नहीं करूँगा। थर्ड है, यार ये अभी हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, इसको डेफर कर दो। तो डेलीगेट के बाद डेफर। और फोर्थ है, ये काम करना ही नहीं है क्योंकि इस काम का मेरे को इम्पैक्ट पॉजिटिवली प्रोग्रेसिव रूप में मेरे गोल स्टेटमेंट के अराउंड नहीं मरेगा, इसको डिलीट करूँगा मैं। तो ये 4 चीज़ों में जब फ़र्क समझ में आ गया, तो आपने डू पे ही फ़ोकस करना है। तो डिलीट वाली चीज़ें आपने डिलीट पहले ही माइंड से कर दी, कैसे फ़र्क पड़ेगा आपको? फ़र्क तब पड़ता है ना जब अटेंशन दोगे, अटेंशन से आता है रिटेंशन। आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो, तो आपका भी तो कोई श्री कृष्णा होगा। मतलब आप विवेक बिंद्रा हो बहुत सारे लोगों के लिए। आपका विवेक बिंद्रा कौन है? बहुत अपने आप को समझाता हूँ, रोज़ कृष्ण ही मेरे कृष्ण हैं। पर फिर भी क्या है, संसार आपको भटकाने की कोशिश करता है। कहीं कृष्ण आकर के बनते हैं लेकिन होते शकुनी हैं, चेहरा अलग है, अंदर से कुछ है। तो इसलिए मेरा कृष्ण कृष्ण ही मेरे कृष्ण हैं। जितना अपने आप को आज आपके माध्यम से फिर से याद दिला रहा हूँ और सबको भी याद दिला रहा हूँ कि कृष्ण ही आपके कृष्ण हैं, जिन्होंने क्यूएनए सबसे पहला शुरू किया। आजकल मैं भी क्यूएनए सीरीज़ कर रहा हूँ, पर वो उन्होंने पहला क्यूएनए किया था अर्जुन के साथ में, जब अर्जुन डिप्रेस्ड थे। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे, कृष्ण ने उत्तर दिए। ऐसे ही हम भी समझते हैं उनसे, उसी को पकड़ते हैं। सो आज 25 ईयर ओल्ड का एक पर्सन देख रहा है जो आज थोड़ा-सा भटका हुआ है। हुँ। तो उसको क्या बताओगे आप कृष्णा की लैंग्वेज में? व्यवसायात्मिका बुद्धि कह कुरु नंदन। अपने व्यवसाय और अपने आप को एक कर लो, एक कह बहुशाखा ही अनंतश्च। जितनी भी मल्टी ब्रांच इंटेलिजेंस है उसको काट दो। ये 25 साल की उम्र में ये जो कर गया ना भाई साहब, 50 की उम्र में वो वहां होगा जहां उसने कभी सपने में सोचा नहीं होगा। उसका सपना भी इतना बड़ा नहीं होगा जितने बड़े उसके सपने पूरे हो जाएंगे अगर 25 की उम्र में कर। ये एज बड़ी इंपॉर्टेंट एज है और ये भारत की इस समय एवरेज मीडियन एज के पास में है। आप अगर ये 25 साल की उम्र में व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कर दिया, बस एक, जस्ट वन डायरेक्शन, बिकम सुपर स्पेशलिस्ट इन दैट। आपके इलाके में एक चीज का सुपर स्पेशलिस्ट बन जाओ। किस चीज के सुपर स्पेशलिस्ट बनना है वो डिसाइड कर लो। आपसे मैं बोल रहा हूं, जिंदगी डिस्कशन से नहीं डिसीजन से बदलती है। डिसीजन ले लो, क्या डिसीजन है आपका। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने डिसीजन लिया, टाइम खराब कर दिया। मेरा भी किया, इनका भी किया और अपना तो बहुत ज्यादा किया है। मैं साफ बात बता रहा हूं आपको। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना चाहिए मेरा डिसीजन क्या है जो मुझे आज तक रोक रहा था, जो मेरी प्रोग्रेस में काम आएगा। आज आपका पुनर्जन्म होना चाहिए। मैं आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूं अगर आप आज बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में लो। वहीं से 25 साल के, इसलिए कह रहा हूं अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। हाँ, घूमने का टाइम नहीं है ये।
हमने डिसीजन ले लिया और हमने डिसाइड भी कर लिया कि ये मेरा गोल स्टेटमेंट है, जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, फोकस से काम कर रहा हूँ। पर आज के दिन मेरे पास फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होगी, दिमाग में बहुत सारे बर्डन्स होंगे, जिसकी वजह से मैं अपने गोल स्टेटमेंट तक पूरी तरीके से नहीं जा पा रहा। क्या करूँ? स्ट्रैटेजी बदलो, गोल मत बदलो, गोल को पकड़ो, स्ट्रैटेजी चेंज करो, नई स्ट्रैटेजी लेके आओ। पैसा एक्सटर्नलाइजिंग द इंटरनल इन्वेस्टमेंट ऑफ माय बिजनेस, उस स्ट्रैटेजी पे काम करो कि दूसरा आदमी रिस्क कहाँ, कैपिटल में है, कैपिटल किसी और के लगवाने के तरीके सोचो। दुनिया तैयार है, अगर आपके बिजनेस में प्रोग्रेस करने के लिए ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दो जिसको कस्टमर एडवांस और प्रीमियम के साथ में खरीदने को एकदम तैयार है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो पैसा अपने आप आएगा, बहुत तेजी से आएगा। पर क्या आपकी सोच अगर वो वाली अपने ऐसी चलता, इसको देखो उसको देखो, इसने ऐसे किया वैसे किया, वही फंस जाता आदमी। सो ये ढक्कन हटाओ, जितना ढक्कन मोटा लड्डा जी उतना धंधा छोटा। इंटरेस्टिंग। तो ढक्कन हटा दिया हमने, गोल स्टेटमेंट पे लग गए और काम करने स्टार्ट कर दिए। इन सब कंप्लीट सिचुएशन में स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल आएगा, और क्या हमें स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करना जरूरी है, मेडिटेशन पे फोकस करना जरूरी है, या हम सिर्फ अपने गोल स्टेटमेंट पे काम करें? गुड। अब इसको ऐसे समझो, जो एक चीज़ का जो फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन दिखती नहीं है लेकिन टिका देती है आपको। बिल्डिंग खड़ी होती है, बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है वो दिखती नहीं है, लेकिन बिल्डिंग मजबूत उसी के कारण रहती है। तो स्पिरिचुअलिटी दिखाने और देखने के लिए नहीं है, वो आंतरिक है। वो रहेगा ना तो आप टिकोगे, लंबा टिकोगे। कोई कठिन परिस्थितियाँ आएंगी, बिजनेसमैन की लाइफ आसान नहीं है सेठ जी, बहुत मुश्किल लाइफ है उसकी। एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। एंटरप्रेन्योर बार बार अब सोचता रहता है कि मैं छोड़ूं के करूं, क्योंकि उसे तंग करने वाले लोग बहुत हैं। जब भी कठिन परिस्थिति आती है, एम्प्लॉय की तनख्वाह अभी भी आ रही होती है, एंटरप्रेन्योर की जेब से पैसे जा रहे होते हैं, और उसको पता चलता फिरता एम्प्लॉय दिखाई पड़ता है, ये 50,000 रुपये घूम रहे हैं, ये 70,000 रुपये घूम रहे हैं, ये इधर से उधर घूम रहे हैं, है ना। उसको चलता हुआ आदमी दिखा पड़ा, 1 लाख रुपये घूम रहा है मेरा, ये 1 लाख रुपये ने चाय पीने चला गया, 1 लाख रुपये का छुट्टा मारने गया नीचे। ये दिक्कत आती है एंटरप्रेन्योर के साथ, क्योंकि उसको हर जगह पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है, पॉकेट्स ऑफ रेवेन्यू आइडेंटिफाई करनी है, उसको अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करनी है, उसको देखना है। तो उसके मन में जो स्ट्रेस है वो पूरे के पूरी टीम का है, अकेले का स्ट्रेस नहीं है। बाकी जो बेचारा आता है एम्प्लॉय, वो अपने स्ट्रेस में रहता है, 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ एट टंच, उसका अपना सिस्टम है। उसको ये देखना कि भाई मैं सुबह आया, शाम को जाना, कितने बजे ओवर टाइम हो गया, यहाँ मिलेगा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा निकल लेता हूँ, खिसक लेता हूँ, बॉस देखो उधर मड़ा, इधर से निकल जाऊँ। लेकिन जितने भी लोग हैं ना, उन सबकी जिम्मेदारी एंटरप्रेन्योर पे होती है, तो उसकी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट होती है। हाँ, पर अगर वो अपने आप को अंदर से फाउंडेशन में स्टेबल बना गया, जो पिछले प्रश्न का उत्तर दिया है, तो वो कठिन परिस्थितियों को हैंडल कर पाएगा, समझ पाएगा। क्योंकि ये उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए, क्लैरिटी। उसको जब चीज़ें फंसा रही हैं तो उनको इग्नोर करके एक वो वाली चीज़ उठाए जहाँ से उसको ग्रोथ आने वाली है, जिसको हम बोलते हैं P0, प्रायोरिटी 0, टॉप प्रायोरिटी, जिसको हमने बोला डू डिफाइन कर लो अपना, ये मेरे को करना है, यहाँ सबसे बड़ी ग्रोथ आएगी। मैं मेन थिंग पे काम करूंगा, मल्टीपल पे नहीं करूंगा, मल्टीपल दूसरों से कराऊंगा, मेरे लिए ये मेन थिंग है। मैं उस मेन थिंग को पकड़ लूँ जहाँ मेरी सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस होने वाली है, बस। उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद वो देखेगा भाई मुझे क्या चीज़ एलिमिनेट करनी है, क्या चीज़ डेलीगेट करनी है, क्या चीज़ इंटीग्रेट करनी है, क्या चीज़ आउटसोर्स करनी है, उसके बाद डिफाइन कर लेगा। बट वो सब कुछ वो एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड होगा। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड होगा। तो सारे काम खुद करने ही नहीं है हमारे को। मैं भी यही करता हूँ कि मैं ऐसा आदमी ढूंढता हूँ जो मेरा काम संभाले, ताकि मैं कोई नया काम संभालूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। सो इस कंप्लीट सिचुएशन में आज के दिन हम जब स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, वृंदावन आजकल बहुत वायरल हो रहा है, और वो वायरल हो रहा है रील्स पे, लोग जा रहे हैं वहाँ पे रील्स बनाने। तो क्या ये सही है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छी है। चीज़ को वायरल करो, क्या बात कर दी, और वायरल करो, और जाओ वृंदावन, वहाँ जा करके प्रणाम करो, दंडवती परिक्रमा करो, भगवान का नाम जाप करो, कीर्तन करो, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाओ, वायरल वीडियोस बनाओ, ताकि और भी लोग आए। है ना। मेरे को भी हमेशा मैंने इस थॉट पे ये बोला है, कई बार हम लोग इस पे नेगेटिव होते हैं, मेरा हमेशा इस पे ये थॉट रहा है कि आप किसी भी कारण से जा रहे हो, पर जा तो सही जगह रहो ना, तो चले जाओ। अरे रील बनाने जाओ, वहीं बनाओ रील्स बैठ करके। हाँ, वहाँ भगवान का गुणगान करो, श्रीमती राधा रानी का गुणगान करो, वहाँ जाके हरिनाम लो, वहाँ पे जा करके व्रत रखो, तपस्या करो, सीखो संतों से। तपस्या क्या है 25 साल वाले आदमी के लिए? तपस्या का अर्थ ये हुआ कि जो चीज़ मेरी इंद्रियों को तुष्ट करती हो, है ना, और जिससे मैं एडिक्ट हो जाता हूँ, जो मेरी सेंसेस को सेटिस्फाई कर रही हो, जब मैं उसको इग्नोर करके गोल पे फोकस करता हूँ, वो असली तपस्या है। एक श्लोक आता है भगवद गीता में, जहाँ बताया जाता है कि इंद्रियां और इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय क्या होगा? सेंस ऑब्जेक्ट। इंद्रिया क्या होगी? मेरी सेंसेस। थोड़ा टेक्निकल है, समझाऊं, कोशिश करूं। समझाओ बहुत टेक्निकल है। 100%। ऐसा है, समझो, रसगुल्ला है इंद्रिय विषय, अजीब है इंद्री, ठीक है, सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट। जेनिटल्स है इंद्रियां, और ऑपोजिट सेक्स है इंद्रिय विषय, ठीक है। ऐसे समझो आप इसको। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक है इंद्रिय विषय, कान है इंद्री। तो जब इंद्रिय विषय और इंद्रियों को, यानी कि सेंस ऑब्जेक्ट और सेंसेस को आप अलग करना सीख गए, तो गेम चेंज हो जाएगा।
है कि नहीं है? लेकिन आज का 25 साल का लड़का क्या वो गाना गा रहा है, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, आपने नैना डांस दा किया था क्या सेम सॉन्ग पे? कसूर वे। हाँ, इसलिए किया था ये बताने के लिए कि इस सॉन्ग पे डांस मत करो। है कि नहीं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पता है Very क्या है interesting. कि वो क्या कह रहा है, उसने एक नया लड़की देखी और लड़की उसके दिल में छा गई और कह रहा है नैना दा क्या कसूर। यही तो समझा रहे हैं भगवत गीता में, बेटा नैना का ही कसूर है, तो नैना को वहां लगाने की जगह गोल पे लगाता तो गोल तेरे अंदर छप जाता। अब तेरे अंदर छप गई है नई नई लड़कियां, इसलिए नैना का कसूर है ये। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषय को अलग करना आना चाहिए आपको। जब सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट आपने अलग कर दिया, गेम चेंज होगा, क्योंकि वो तपस्या करनी मुश्किल है, बाकी सारी तपस्या चल जाती, सब ठीक है यार लाओ। सबके अपने शौक होते हैं, देखो मैं हर एक पर नहीं जाऊंगा, तो सबके अपने अपने शौक होते हैं, उन शौक के चक्कर में आदमी फिर इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को अलग नहीं कर पाता, उसमें फंस गया, गोल स्टेटमेंट से छूट गया। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव किया जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम है कि आपका बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए जहां आप गल्ले को छोड़ सको। पहली चीज, बिना गल्ले पे बैठे आपका बिजनेस जितनी जल्दी आप ऑटो पास, देखो दो चीजें हैं, एक इन्वेस्टर बन के, एक एंटरप्रेन्योर बन के। मैं एंटरप्रेन्योर के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, इन्वेस्टर का दृष्टिकोण अलग होगा इसके अंदर। इन्वेस्टर फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव कर सकता है अगर राइट इन्वेस्टमेंट कर ले, क्योंकि उसका फिजिकल टाइम एंगेजमेंट नहीं है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम में 5 बातें, कितनी बातें, जोर से बोलो, 5 बातें। 5 बातें। पहली बात क्या है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम तब होगा जब आपके बिजनेस में इमीडिएट कैश फ्लो आ रहा हो। दूसरा, इंक्रीजिंग कैश फ्लो आ रहा हो। तीसरा, सस्टेनेबली इंक्रीजिंग कैश फ्लो आ रहा हो। चौथा, नॉन स्पोराडिक सस्टेनेबली इंक्रीजिंग कैश फ्लो आ रहा हो। और पांचवा, विदाउट माय फिजिकल प्रेजेंस आ रहा हो, है ना। जब ये 5 चीजें हो गई, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। लेकिन क्या आपके बिजनेस मॉडल में ऐसा है, इमीडिएट कैश फ्लो तो है नहीं, उधार पे है, सस्टेनेबल नहीं है, पता नहीं आगे चल के नया प्लॉट आ जाएगा कोई, इंक्रीजिंगली सस्टेनेबल नहीं है, चल रहा सस्टेनेबल है लेकिन इंक्रीजिंगली नहीं है कि आज 1 करोड़, अगले साल 2.5 करोड़, उसके अगले साल 10 करोड़, उसके अगले साल 25 करोड़, इंक्रीजिंगली सस्टेनेबल रैपिड कैश फ्लो नहीं है। तो अब तब मैं मानूंगा फाइनेंशियल फ्रीडम जब आप बाकी सारे इन्फ्लेशन को, इंटरेस्ट कॉस्ट को, बाकी सारी कॉस्ट को, ऑपरेशनल कॉस्ट को आप बीट करते हुए इंक्रीजिंग, सस्टेनेबली इंक्रीजिंग रैपिड कैश फ्लोज को बिल्ड कर सको, एंड विदाउट योर फिजिकल प्रेजेंस। हो गया गेम चेंज। इसीलिए रेवेन्यू मॉडल से पहले बिजनेस मॉडल, इसीलिए आपको वो किंगफिशर एयरलाइंस वाला फीमेल मॉडल के चक्कर में पड़ गया, बिजनेस मॉडल खराब हो गया। थैंक यू लड्डा जी, Thank you, sir. धन्यवाद। इन्वेस्ट आज फॉर कल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।